चलें सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, आज हम पढ़ेंगे ऑडिट एविडेंस के अंदर असर्शंस। सर, असर्शंस क्या होती हैं? सर, बेसिकली असर्शंस जो होती हैं वो ऑडिटर यूज करता है। असर्शन ऑडिटर यूज करता है सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ऑडिट करते वक्त, ये सोचते वक्त कि कौन सी चीज में, कौन से हेड में कौन सी गलती हो सकती है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। सर, असर्शन ऑडिटर यूज करता है कि कौन से हेड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कौन सी चीज में, कौन सी जगह पे कौन सी गलतियां हो सकती हैं। ठीक है ना? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। असर्शन ऐसी चीज होती है जो कि ऑडिटर यूज करता है कि भाईजान इस हेड में ये गलती हो सकती है। बेसिकली रिस्क रिस्क चेक करने के लिए, जैसे कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पे, ठीक है ना, ये गलती मैं प्रोसीजर तब करूंगा ना जब मुझे पता चलेगा कि इसके अंदर गलती का क्या रिस्क है। सेल्स के अंदर मैं ऑडिट प्रोसीजर करने से पहले पहले ये चेक करूंगा ना, इस सेल्स के अंदर क्या रिस्क है। तो जो रिस्क, गलती रिस्क किस चीज का? सर, गलती का रिस्क, मिस स्टेटमेंट का रिस्क। ठीक है ना? तो मिस स्टेटमेंट के रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए जो मेरी काम आती है चीज, वो कौन सी काम आती है सर? चीज असर्जन। जो कौन यूज करता है? सर, ऑडिटर। सर, असर्जन को यूज करके ऑडिटर रिस्क आइडेंटिफाई करता है। ठीक है सर। अब बात ये है सर, एक और टर्म में आपको बताता हुआ चलूं। सर, ये जो अकाउंट बैलेंस होता है, ये बैलेंस शीट जो होती है, सर बैलेंस शीट को ऑडिट की लैंग्वेज में बोला जाता है अकाउंट बैलेंस। बैलेंस शीट को ऑडिट की लैंग्वेज में बोला जाता है अकाउंट बैलेंस। ऑडिट की लैंग्वेज में बैलेंस शीट को बोला जाता है अकाउंट बैलेंस। ठीक है। उसके साथ साथ सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बोला जाता है ऑडिट की लैंग्वेज में क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन। क्लासेस ऑफ क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन। बैलेंस शीट को क्या बोला जाता है? अकाउंट बैलेंसेस। पीएनएल को ऑडिट में ये बोला जाता है आईएफआरएस के हिसाब से, ये बोला जाता है ऑडिट के हिसाब से। सर, अकाउंट बैलेंसेस मतलब बैलेंस शीट, क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब पीएनएल। ठीक है। अब सर, टोटल कितनी असर्शन है? टोटल असर्शन है मेरे भाइयों 13। टोटल कितनी असर्शन है? 13 असर्शन ऑडिटर यूज करता है हेड के अंदर रिस्क, क्या करते हैं, रिस्क आइडेंटिफाई करने के लिए। सर, अकाउंट बैलेंसेस की अलग असर्शंस होती हैं। सर, क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन की सीओटी कर देता हूं मैं, क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन। और सर, डिस्क्लोजर्स। डिस्क्लोजर्स डिस्क्लोजर्स मतलब नोट्स टू अकाउंट्स। सर, 4 इसकी असर्शंस होती हैं। मैंने कितनी बताई? 13 टोटल। 4 इसकी होती हैं, 5 इसकी होती हैं, 4 इसकी होती हैं। 4 इसकी, 5 इसकी, 4 इसकी। सर, असर्शन ऑडिटर यूज करता है रिस्क आइडेंटिफाई करने के लिए। अब सर, कौन कौन सी होती हैं? आ जाएं मेरे साथ साथ, अभी आपको याद हो जाएंगी। ठीक है ना? प्रोसीजर करने से पहले, कोई भी काम शुरू करने से पहले मुझे पहले ये तो पता हो कि इस हेड के अंदर, इस पर्टिकुलर हेड के अंदर कौन सी गलती होने का चांस है। ये जो गलती होने का चांस है, इसको बोलता हूं मैं रिस्क। ठीक है ना? तो वो गलती होने का चांस, प्रोसीजर ऑडिट प्रोसीजर करने से पहले मुझे क्या चेक करना पड़ेगा? गलती होने का चांस।
ऑडिट प्रोसीजर करने से पहले, जैसे टेस्ट ऑफ कंट्रोल करने से पहले मुझे ये चेक करना पड़ेगा इसमें कौन सी गलती होने का चांस है। सब्सटेंटिव प्रोसीजर करने से पहले मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि इसमें कौन सी फिगर को के मिस स्टेटमेंट होने का चांस है। अब सर रिस्क आइडेंटिफाई करने के लिए भी मुझे क्या करना पड़ता है, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ती है। अंडरस्टैंडिंग मतलब कि भाईजान, चले इस पे बाद में आ जाते हैं, पहले मैं आपको असर्शन बता दूं। सर एग्जिस्टेंस ये आप समझ जाएंगे जब मैं यहाँ पे लिखता जाऊंगा ना, तो हर एक एक्सप्लेन करता जाऊंगा। एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, उसके बाद सर वैल्यूएशन एंड अलोकेशन। सर ये जो असर्शंस हैं, ये चारों असर्शंस ये किसके लिए यूज होती हैं? ये बैलेंस शीट एटम, बैलेंस शीट के सारे एटम्स उनके अगेंस्ट रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए। मेरे भाइयों, बैलेंस शीट के अगेंस्ट कौन से बैलेंस शीट के अंदर कौन से एटम होते हैं? सर एग्जांपल पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, सर इंटेंजिबल एसेट, सर नॉन करंट लॉन्स, अपना जो आपने नॉन करंट रिसीवेबल है आपका, सर उसके बाद करंट एसेट में आ जाता हूं तो सर स्टॉक, सर स्टॉक के अलावा स्टॉक बोलो इन्वेंट्री बोलो एक ही बात है, सर रिसीवेबल्स जिसको आप डेटर बोल सकते हो। सर उसके अलावा अल्लाह आपका भला करे कि भाईजान कैश एट बैंक, सर उसके अलावा सर आपका प्री पेमेंट्स, या प्रीपेड। सर फिर अगर मैं लाइबिलिटीज पे आ जाऊं तो सर आपका क्या क्या होता है बैलेंस शीट के अंदर? सर आपका लाइबिलिटीज के अंदर आता है क्रेडिटर्स, ठीक है। सर क्रेडिटर के अलावा अगर अक्रूड एक्सपेंसेस, ठीक है ना, तो ऐसी कोई लाइबिलिटी है आपके ऊपर। सर ये सारी चीजें मेरे भाइयों, ये सारी चीजें आपके, इनके अगेंस्ट जो भी मैं रिस्क तलाश करूंगा उसके लिए मैं कौन सी असर्शन यूज करूंगा? सर मैं यूज करूंगा एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, वैल्यूएशन एंड अलोकेशन। सर किस तरीके से यूज करूंगा, किस तरीके से? मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ये वाली जो असर्शंस हैं, ये अकाउंट बैलेंस वाली, ये सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट आइटम, ये अकाउंट बैलेंस वाली, सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट आइटम के अगेंस्ट यूज होगी और किसी आइटम के अगेंस्ट यूज नहीं होगी। मेरे लेक्चर को ध्यान से सुनना, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सर एग्जिस्टेंस किस चीज के लिए यूज होती है? सर लेट सपोज अब एग्जिस्टेंस को डिफाइन करने लगा हूं मैं कि लेट सपोज प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में हम रिस्क तलाश कर रहे हैं, रिस्क तलाश कर रहे हैं। सर किस तरीके से? सबसे पहले मेरी असर्शन क्या है बैलेंस शीट की? एग्जिस्टेंस। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पे एग्जिस्टेंस का कौन सा रिस्क आइडेंटिफाई होता है? आ जाओ मेरे साथ सोचते हैं। सर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पे रिस्क तलाश करना है ना, मुझे रिस्क आइडेंटिफाई करना है ना, तो सबसे पहले ये सोचो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बैलेंस शीट का हेड है या पीएनएल का हेड है? सर बैलेंस शीट का हेड है, तो बैलेंस शीट हेड की कितनी असर्शन है? 4 असर्शन है। तो सबसे पहली असर्शन कौन सी है? एग्जिस्टेंस। तो चलो ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्या रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता? कंपनी ने इसका क्या मकसद, कंपनी ने जो दिखाया है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हमारे पास 10 मिलियन है, तो 10 मिलियन के अगर मैं अंदर जाऊं नोट्स टू अकाउंट्स में, डिस्क्लोजर में, पीपीई का जो डिस्क्लोजर है उसके अंदर आ रहा है कि भाईजान हमारे पास गाड़ियां भी हैं, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग भी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ रहा है गाड़ियां भी, हमारे पास सर फर्नीचर एंड फिक्सचर्स भी है, हमारे पास सर कंप्यूटर्स भी हैं, हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी भी है। अब ये कह रहे हैं कि हमारे पास ये है, मुझे रिस्क है, देयर इज अ रिस्क दैट property plant might not exist,
ये इन्होंने रिकॉर्ड तो कर लिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छा दिखाने के लिए, हो सकता है ये रियल लाइफ में हो ही नहीं। जैसे इन्होंने दिखाया है कि हमारे पास 10 गाड़ियां हैं, ठीक है ना, हो सकता है रियल लाइफ में 8 गाड़ियां हो, 2 गाड़ियां एग्जिस्ट ही ना करती हो। ऐसा हो सकता है ना, मुमकिन है ना ऐसा भाई। देयर इज अ रिस्क दैट दीज कार्स माइट, बिल्कुल फिजिकल एग्जिस्टेंस, फिजिकल एग्जिस्टेंस से मुराद फिजिकल एग्जिस्टेंस, हो सकता है ये गाड़ियां फिजिकली एग्जिस्ट ही ना करती हो, ठीक है ना। हो सकता है ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर जो चीजें फिजिकली एग्जिस्ट ही ना करते हो सर। अच्छा ये तो पीपी हो गया, इन्वेंट्री पे आ जाए सर। हो सकता है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री स्टॉक वेयर हाउस के अंदर फिजिकली एग्जिस्ट ही ना करता हो सर। कैशड बैंक, हो सकता है ये जिस अकाउंट में बैंक की बात कर रहे हैं कि भाईजान जिस बैंक के अंदर अकाउंट की बात कर रहे हैं वो फिजिकली एग्जिस्ट ही ना करता हो, इन्होंने अपना बना के लिख दिया हो सर। लाइबिलिटीज, हो सकता है ये जिस क्रेडिटर की बात कर रहे हैं कि इनको हमें पैसे देने हैं वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही ना करता हो सर। रिसीबल्स, हो सकता है ये कह रहे हैं कि हमजा यूसुफ जाई से हमें इतने पैसे लेने हैं और हमजा यूसुफ जाई रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही ना करता हो, इन्होंने जानबूझ के लिख दिया हो, ठीक है। तो सर इस एग्जिस्टेंस के अगेंस्ट, इस एग्जिस्टेंस के अगेंस्ट मैं कौन सी चीज करता हूं, जैसे अब ये एग्जिस्टेंस के अगेंस्ट मैंने रिस्क निकाला, अब इस एग्जिस्टेंस के अगेंस्ट मैंने क्या निकाला, रिस्क निकाला। अब इस एग्जिस्टेंस के रिस्क को खत्म करने के लिए मैं कौन सा प्रोसीजर करता हूँ। जैसे एग्जिस्टेंस का रिस्क कल आप पूछ रहे थे ना, कल परसों आप पूछ रहे थे सर ये कौन सा प्रोसीजर कब करना है, ये कैसे पता लगेगा, कौन सा प्रोसीजर कब करना है ये कैसे पता लगेगा। तो मेरे भाइयों मुझे बताओ कौन सा प्रोसीजर करोगे। हाँ बिल्कुल सर, कौन सा प्रोसीजर करोगे इस रिस्क को, इस एग्जिस्टेंस के रिस्क को खत्म करने के लिए, कौन सा ऑडिट प्रोसीजर करोगे। ऑडिट प्रोसीजर मतलब कायरो, ठीक है ना। कौन सा प्रोसीजर करोगे बताओ मुझे, कौन सा प्रोसीजर करोगे बताओ। पीपीई के अंदर इंस्पेक्शन ऑफ एसेट करेंगे, सही है सर बिल्कुल। सर रिसीवेबल के अंदर कौन सा करेंगे, या कैशड बैंक के अंदर के कैशड बैंक बैलेंस, बैंक अकाउंट एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं, रिसीवेबल एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं। इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स कैसे कर सकते हो सर आप, एक बात बताओ। जब आपको क्लाइंट कहता है कि मेरे पास 80,000 का, 80,000 का बैंक अकाउंट में बैलेंस पड़ा हुआ है, आपको रिस्क है कि ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं। भले फिर आप उसको चेक करो तो उसने पूरी तैयारी करके रखी होगी, अगर आप इंस्पेक्शन और रिकॉर्ड्स करने जाओगे तो उसने पूरी तैयारी करके रखी होगी कि आपके पास इनवॉइसेस भी होंगी, उसके पास सब कुछ होगा, उसने झूठी बैंक स्टेटमेंट बना के रखी। जो सबसे मेरा अच्छा तरीका है वो है कंफर्मेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। मैं सामने वाली पार्टी को कंफर्मेशन भेजूंगा कि क्या तू एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं, अगर एग्जिस्ट करती होगी तो जवाब दे देगी मुझे, कंफर्मेशन चली जाएगी, ठीक है सर। अब आते हैं कंप्लीटनेस पे। अब कंप्लीटनेस से मेरा क्या रिस्क होता है सर, मुझे ये रिस्क है कंप्लीटनेस में पीपी के अंदर, हो सकता है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर 10 गाड़ियां हो, इन्होंने गलती से 9 दिखा दी हो, एक गाड़ी इनसे मिस हो गई हो। देयर इज अ रिस्क दैट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट माइट नॉट हैव बीन कंप्लीटली रिकॉर्डेड, मतलब पूरे तरीके से हो सकता है रिकॉर्डेड ना हो। सर रिसीबल्स, सर हो सकता है रिसीबल्स के अंदर पार्टीज हो कोई 10 और इन्होंने गलती से 8 पार्टीज रिकॉर्ड कर दी हो, 2 पार्टीज इनसे मिस हो गई हो जिनको इन्होंने सेल की है। देयर इज अ रिस्क, देयर माइट बी अ रिस्क दैट रिसीबल बैलेंस आर नॉट कंप्लीटली रिकॉर्डेड। सर क्रेडिटर्स, सर हो सकता है लाइबिलिटी इन्होंने कोई यूज की हो, कोई एक्सपेंस या कोई चीज सर्विस ली हो पर उसकी लाइबिलिटी रिकॉर्ड करने से रह गई हो। देयर माइट बी अ रिस्क द लाइबिलिटी माइट नॉट बी कंप्लीटली रिकॉर्डेड। तो सर कंप्लीटनेस के अगेंस्ट में कौन सा प्रोसीजर करूंगा मेरे भाइयों, जैसे कंप्लीटनेस का रिस्क खत्म हो जाए। बताओ बताओ बताओ।
चलो आगे बढ़ते हैं, ये तुम लोगों को होमवर्क दे दूंगा मैं। आगे आते हैं, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन पे आते हैं। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन पे आते हैं सर। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन पे आते हैं, सोचना सर। अब ना इन ऑडिट प्रोसीजर को सोचना, ये तुम लोगों को होमवर्क दूंगा, ये सारी असर्शन बता रहा हूँ और सारी असर्शन के अगेंस्ट तुम लोग क्या करोगे, मेरी तरीके से एक एक रिस्क आइडेंटिफाई करोगे और हर रिस्क अब तुम क्या करोगे, 3 कॉलम बनाओगे। एक कॉलम बनेगा असर्शन का, दूसरा कॉलम बनेगा रिस्क का, एक एक रिस्क हर असर्शन के अगेंस्ट आइडेंटिफाई करो। तीसरा कॉलम बनेगा तुम लोगों के रजिस्टर में कि भाईजान इस रिस्क के अगेंस्ट मैं कौन सा ऑडिट प्रोसीजर करूंगा। ठीक है, पहला कॉलम असर्शन का, दूसरा रिस्क का, तीसरा ऑडिट प्रोसीजर। इस तरीके से क्या होगा, तुम लोगों को असर्शन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम लोगों के ऑडिट प्रोसीजर भी अच्छे हो जाएंगे। ठीक है सर। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन क्या चीज होती है सर? राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ये होती है ये भाईजान, अब सुनो, मैंने दिखाया प्रॉपर्टी, कंपनी ने दिखाया प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में उनके पास प्लांट एंड मशीनरी है, या उनके पास फर्नीचर फिक्सचर्स है, ठीक है, या उनके पास 10 गाड़ियां हैं। तो मैं कैसे मान लूं कि इन 10 गाड़ियों के मालिक कंपनी है, इन 10 गाड़ियों का हक कंपनी के पास है? मैं कैसे मान लूं? ठीक है, मैं कैसे मान लूं कि इन फर्नीचर फिटिंग्स की असल हकदार, असल राइट टू यूज सर, इस इन पे हक कंपनी का ही है और किसी का नहीं? मैं कैसे मान लूं कि प्लांट एंड मशीनरी पे राइट, हक ऑनरशिप कंपनी की है और किसी की नहीं? ठीक है ना। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, राइट एसेट पे क्या आएगा, राइट, ऑब्लिगेशन किस पे आएगा, लाइबिलिटी पे। रिसीबल्स, कंपनी ने दिखाए हैं कि मुझे भाईजान लेट सपोज पीपीएल से 10 मिलियन लेने हैं, मुझे बायको पाकिस्तान से 8 मिलियन लेने हैं। मैं कैसे मान लूं कि ये वाकई इनका हक है लेने का? तो इसके लिए मुझे क्या चेक करना पड़ेगा? अगर लाइबिलिटीज पे आ जाओ, मैं कैसे मान लूं कि इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी वालों को ये पैसे देने हैं? हो सकता है किसी और की लाइबिलिटी इन्होंने रिकॉर्ड कर दी हो, इनके ऊपर ऑब्लिगेशन ही ना हो। तो सर इसके लिए क्या प्रोसीजर होगा इनकी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन चेक करने के लिए, वो भी आप बताएंगे? एक्सटर्नल कंफर्मेशन एग्जिस्टेंस के लिए होता है, इसके लिए इनवॉइस टेस्टिंग, वेरिफिकेशन, इनवॉइस टेस्टिंग। जरूर तुम लोगों ने इनवॉइस भेजी होगी उसको, तो तुम्हारा हक आ गया ना। तुम लोगों ने गाड़ी खरीदी होगी तो गाड़ी के लाइसेंस चेक कर लो, तुमने बदले में पेमेंट की होगी। फर्नीचर तुमने लिया होगा तो उसके बदले में तुमने पेमेंट की होगी, बैंक स्टेटमेंट में आ रही होगी, सामने वाली पार्टी की इनवॉइस आई होगी। ठीक है ना। अब सर उसके अलावा रिसीबल्स, रिसीबल्स के अंदर तुमने सेल की होगी तो बदले में तुमने इनवॉइस भी भेजी होगी, जब भी तो तुम्हारे पास ये हक के रिसीबल्स रिकॉर्डेड है पैसे लेने का। उसके अलावा सर लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज पे आ जाओ तो तुमने लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर रखी है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस की, ठीक है ना। हो सकता है ये किसी और की लाइबिलिटी हो, तो मैं बिजली का बिल चेक कर लूंगा क्या तुम्हारे घर के नाम रिकॉर्डेड है, या कोई भी और लाइबिलिटी किसी से तुमने परचेज की है उधार पे, तो मैं चेक करूंगा परचेज की इनवॉइस आई भी है कि नहीं, या किसी और की तुमने लाइबिलिटी ऑब्लिगेशन रिकॉर्ड करके रखी है। मैं वेरिफिकेशन करूंगा आसान अल्फाज में, कोई मसला नहीं। गलतियां होती हैं और क्या कहते हैं, इसी तरीके से सोचते रहो, अगर सोचते रहोगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये मैं हर क्लास से करवा रहा होता हूँ, ठीक है ना। ये आपको पता ही नहीं चल रहा कि इस चीज से आपके यहाँ रिस्क, रिस्क असेसमेंट का चैप्टर भी कवर हो रहा है थोड़ा थोड़ा सा, उसकी भी प्रैक्टिस हो रही है, असर्शन भी याद हो रही है, ऑडिट प्रोसीजर के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं। ठीक है सर, ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। वैल्यूएशन एंड अलोकेशन सर, अब एक बात सुने, ये बैलेंस शीट के असर्शन, बैलेंस शीट में रिस्क कैसे सोचेंगे? क्या मेरी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट सही से वैल्यू हुई है कि नहीं? इसका क्या मकसद? अगर कंपनी रीवैल्यूएशन पॉलिसी इस्तेमाल कर रही है, क्या इन्होंने रीवैल्यूएशन सही से अप्लाई की है कि नहीं? और किसी साल ये होता है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पे इम्पेयरमेंट आ जाती है और कंपनी क्या करती है, अपने एसेट्स को कंपनी कभी भी गिराना नहीं चाहती, कंपनी कभी भी अपने एसेट्स को कम नहीं करना चाहती। हो सकता है उस साल के अंदर इम्पेयरमेंट हो, पर हो सकता है उस साल के अंदर इम्पेयरमेंट हो, इम्पेयरमेंट अकॉर्डिंग टू IAS 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट,
और कंपनी ने इम्पेयरमेंट जानबूझ के नहीं की हो, क्योंकि इम्पेयरमेंट की वजह से पीएनएल डेबिट, पीपी क्रेडिट, सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस भी आ जाएगा, जिसकी वजह से प्रॉफिट कम हो जाएगा मेरा और एसेट साइड भी कम हो जाएगी, दोनों कंपनी के नुकसान में है। तो शेयर होल्डर को अच्छी पोजीशन दिखाने के लिए, इन्वेस्टर्स को अच्छी पोजीशन दिखाने के लिए कंपनी कभी कभी जानबूझ के इम्पेयरमेंट नहीं करती। तो अगर इम्पेयरमेंट नहीं हुई होगी, इसका मतलब आपका प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट सही से वैल्यू नहीं हुआ सर। रिसीबल्स, रिसीबल के ऊपर वैल्यूएशन की असर्शन कैसे लगेगी? आपने दिखाया रिसीबल 20 मिलियन, अगर आपने उस पर प्रोविजनिंग चार्ज नहीं की है, प्रोविजनिंग फॉर डाउटफुल डेट, इसका मतलब आपने अपने रिसीबल को सही से वैल्यू नहीं किया है। प्रोविजनिंग चार्ज करना जरूरी होती है, फिर भले 5% करो, 2% करो, पर करना जरूरी होती है। ठीक है ना, वो क्लाइंट के अपनी जजमेंट के हिसाब से होता है कि कितना परसेंट करना है, कितना परसेंट नहीं करना है, 5%, 10%, 25%, ठीक है ना, इस हिसाब से, लेकिन करना बहुत जरूरी होती है। सर अगर मैं बात करूं, वैल्यूएशन ये हो गई, ठीक है। अब आते हैं सर, ये तो 4 बैलेंस शीट की हो गई। अब मैं आ जाऊं क्लास एंड ट्रांजैक्शन पे। तो क्लास एंड ट्रांजैक्शन की जो असर्शंस हैं वो हैं ओ ए सी क्यूब। सर ओ ए सी क्यूब मतलब, सर इसके अंदर 5 असर्शन है: अकरेंस, एक्यूरेसी, सर उसके बाद क्लासिफिकेशन, सर उसके बाद कंप्लीटनेस, सर उसके बाद कट ऑफ। सर ये अकरेंस का क्या सीन है? सर जब भी, पहली बात तो क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन पे बात आओ। सर जब भी मेरे बैलेंस शीट के आइटम खत्म हो जाएंगे, जब भी मेरे बैलेंस शीट के आइटम खत्म हो जाएंगे, और जब मैं पीएनएल के आइटम्स को वेरीफाई करने लगूंगा, तो पीएनएल के आइटम्स को वेरीफाई करने से पहले उन पे क्या तलाश करूंगा? सर्च करूंगा रिस्क। तो रिस्क सर्च करने के लिए अपना क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन की असर्शन को मुझे यूज करना पड़ेगा। जैसे कि सर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन का कौन कौन से आइटम्स होते हैं पीएनएल के? सर सेल्स होता है, उसके बाद सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है, सर उसके साथ साथ सर आपके एक्सपेंसेस होते हैं। एक्सपेंसेस के अंदर सैलरी एक्सपेंस, यूटिलिटी एक्सपेंस, कम्युनिकेशन एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, सर ये सारी चीजें उस एक्सपेंस के, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, ये सारी चीजें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये सब कुछ आ गया उसके अंदर। सर उसके बाद अदर इनकम, अदर इनकम के अलावा आपका आ गया टैक्सेशन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्सेशन और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये सारे पीएनएल के आइटम है। अब लेट सपोज सेल पे मुझे रिस्क तलाश करना है, तो मैं सोचूंगा सेल किसका आइटम है? सर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन का। क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन की कौन सी असर्शंस हैं? सर 5 असर्शंस हैं: अकरेंस, एक्यूरेसी, क्लासिफिकेशन, कंप्लीटनेस, कट ऑफ। तो आ जाओ अकरेंस के अगेंस्ट जो है ना सेल्स का रिस्क तलाश करते हैं। अकरेंस मतलब सेल जो ये दिखाई गई है, लेट सपोज सेल दिखाई गई है कोई 50 मिलियन, क्या वाकई 50 मिलियन की सेल हुई भी कि नहीं? क्या वाकई 50 मिलियन की सेल अकर हुई भी कि नहीं, या इन्होंने जानबूझ के दिखा दी है? सर हो सकता, सर हो सकता है 50 मिलियन की, 50 मिलियन की सेल अकर हुई भी हो कि नहीं नहीं हुई हो, और इन्होंने जानबूझ के दिखा दी हो। सर जानबूझ के झूठी सेल दिखा दी हो और रियल लाइफ में अकर ही ना हुई हो। तो सर इस अकरेंस के अगेंस्ट में कौन सी चीज करूंगा? सर अकरेंस के अगेंस्ट मैं ये करूंगा, लेट सपोज इन्होंने दिखाया है कि 50 मिलियन, तो 50 मिलियन पे मुझे शक है कि ये सेल अकर ही ना हुई हो, इन्होंने जस्ट बुक्स में रिकॉर्ड कर दी हो, ठीक है ना, रियल लाइफ में इसकी ट्रांजेक्शन हुई ना हो। सर मैं इसकी इनवाइसेस चेक कर लूंगा, इनवाइसेस चेक करूंगा तो सर बिल्कुल इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स करूंगा, तो उसमें पता चल जाएगा कि ये सेल अकर हुई है कि नहीं। उसके बाद सर अब मैं अगर आता हूं बिल्कुल एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, सर एक्यूरेसी पे, तो एक्यूरेसी पे आता हूं तो
एक्यूरेसी का क्या मकसद सर? सर क्या सेल अगर जो हुई है क्या वो एक्यूरेटली रिकॉर्डेड है, सही अमाउंट से रिकॉर्डेड है? ऐसा तो नहीं इनसे कोई कैलकुलेशन में गलती हो गई हो, रिकॉर्ड होना चाहिए था लेट सपोज 800, इन्होंने रिकॉर्ड कर दिया गलती में 700, ठीक है ना, या इन्होंने गलती में रिकॉर्ड कर दिया 900। 800 में 2 जीरो आने चाहिए थे, इन्होंने गलती से 1 जीरो ज्यादा दे दिया तो 8000, ठीक है ना। सेल एक्यूरेटली रिकॉर्डेड नहीं है तो एक्यूरेटली एक्यूरेसी देयर इज अ रिस्क दैट सेल माइट नॉट बी रिकॉर्डेड एक्यूरेटली। इसके अगेंस्ट मैं कौन सी चीज करूंगा? रिकैलकुलेशन, माशाल्लाह रिकैलकुलेशन करूंगा सर मैं। सर अब आ जाओ क्लासिफिकेशन। देयर इज अ रिस्क दैट सेल माइट नॉट बी क्लासिफाइड करेक्टली। सर इसका क्या मकसद? सर क्लासिफिकेशन जैसे ना एक एंट्री जानी चाहिए थी सर किसके अंदर, अदर इनकम के अंदर, इन्होंने किसके अंदर डाल दिया गलती से, सेल्स में। एक एंट्री जाने चाहिए थी लाइबिलिटीज में, क्रेडिट क्रेडिट साइड लाइबिलिटीज में जानी चाहिए थी, इन्होंने लाइबिलिटी साइड की जगह गलती से सेल में डाल दिया। एक एंट्री जानी चाहिए थी सर किसके अंदर, लाइबिलिटी के अंदर, या एक एंट्री जानी चाहिए थी किसी और हेड के अंदर, इन्होंने गलती से सेल के अंदर ड्राफ्ट कर दिया। एक एंट्री जानी चाहिए थी सेल के अंदर, इन्होंने गलती से लाइबिलिटी के अंदर ड्राफ्ट उसको बुक कर दिया। सर मतलब एक एंट्री गलती से सेल में आ गई या एक सेल से बिलोंग नहीं करती थी, एक एंट्री जो सेल से बिलोंग करती थी किसी और हेड में चली गई, तो इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। देयर इज अ रिस्क दैट सेल माइट नॉट हैव बीन करेक्टली क्लासिफाइड। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा सर, वेरिफिकेशन जब करूंगा तो उसमें पता चल जाएगा कि क्या वाकई सेल की जो एंट्री है वो सही से क्लासिफाई हुई है कि नहीं हुई। सर फिर बात आती है कंप्लीटनेस पे। सर वही बात, क्या सेल कंप्लीटली रिकॉर्डेड है या नहीं? ऐसा तो नहीं है सेल इनकम्प्लीट रिकॉर्ड की हो। अब सर बात आती है कट ऑफ पे। सर ये कट ऑफ क्या है? सर ये कट ऑफ ये चीज है, लेट सपोज कंपनी का ईयर एंड है 31 दिसंबर, दिसंबर 31 2020। दिसंबर 31 2020। अब मेरे भाइयों एक बात याद रखना, अब होगा क्या, सर होता ये बैलेंस शीट डेट, इस तारीख पे कंपनी के पास बहुत ज्यादा लोड होता है, कंपनी के ऊपर जो एम्प्लॉयज होते हैं इन पे बहुत ज्यादा काम होता है, इतना काम होता है, इतना काम का प्रेशर होता है। तो लेट सपोज सर आप सोचें सेल दिसंबर 31 को भी हुई होगी, बिल्कुल सर हुई होगी। तो सर होता ये है कि दिसंबर 31 पे इतना काम होता है कि इसकी क्लोजिंग, इसको बोलते हैं क्लोजिंग, इसकी क्लोजिंग करने के लिए क्लाइंट जो है नॉर्मली जनवरी फर्स्ट सेकंड, मतलब अगले महीने की फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तारीख तक चला जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तक चला जाता है नॉर्मली। सर दिसंबर 31 का काम क्लोजिंग उसकी जो चल रही होती है वो जनवरी फर्स्ट सेकंड थर्ड तक चली जाती है। क्लोजिंग से मुराद सर जैसे आप, मैं आसान अल्फाज में बता दूं आपकी लैंग्वेज में लेवल के हिसाब से, जैसे ना लेजर पे तुम लोग लिखते हो, लेजर जैसे तुम लोग लेजर पे लिखते हो भाईजान बैलेंस सीडी, तो बैलेंस सीडी के करने से पहले तुम लोगों का फर्ज होता है कि सारी ट्रांजैक्शन तुम रिकॉर्ड कर लो उस पर्टिकुलर लेजर की, यही ना। अब सर सीन ये है कि वो जो ये सारे लेजर्स क्लोज करते हैं इससे पहले उन्हें भी सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी होती है, ठीक है ना। तो रिकॉर्ड करते करते ना उन बेचारों को टाइम लग जाता है, जनवरी इतनी ट्रांजैक्शन होती है 1000 के ट्रांजैक्शन में, तो सर जनवरी फर्स्ट सेकंड थर्ड भी लग जाती है। अब सर रिस्क क्या हो जाता है मेरे अगेंस्ट, मेरे नजदीक रिस्क क्या हो जाता है, ध्यान से सुनना। कंपनी अपने ऑपरेशंस मीनवाइल नहीं रोकती है। दिसंबर 31 को लेट सपोज सेल हुई, वैसे तो दिन की सेल
उस दिन की सेल उस दिन में रिकॉर्ड हो जाती है। वैसे तो पर्टिकुलर दिन की सेल पर्टिकुलर दिन में रिकॉर्ड हो जाती है, पर दिसंबर 31 की सेल, दिसंबर 31 को सेल हुई सर, सेल हुई 3 आइटम की सेल हुई, 1 2 3 या 4 आइटम की सेल हुई। अब सर हुआ क्या, वेयर हाउस वाला आया या सेल्स डिपार्टमेंट वाला आया, उसने बोला फाइनेंस डिपार्टमेंट, क्योंकि सेल को रिकॉर्ड कौन करेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला। वेयर हाउस वाला आया, उसने बोला फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले को, यार ये 4 आइटम की सेल की है मैंने, ये 4 आइटम की सेल की है मैंने, इनको ना रिकॉर्ड कर दियो, इनको ना बुक्स में रिकॉर्ड कर दियो। फाइनेंस वाले ने बोला, वेयर हाउस सेल्स डिपार्टमेंट वाले ने फाइनेंस वाले को बोला, इसने इसको बोला, इसको ना रिकॉर्ड कर दियो। फाइनेंस वाले ने बोला, यार आज बहुत काम है, आज तो सर हम यहाँ पे थे कि सेल्स डिपार्टमेंट वाले ने फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले को कहा, यार ये सेल ना रिकॉर्ड कर दियो, ये दिसंबर 31 को की है मैंने। तो सर इसने बोला, सेल्स डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले ने, यार आज बहुत काम है, आज मैं इसको रिकॉर्ड नहीं करूंगा, इसको ना बाद में रिकॉर्ड करूंगा, आज बहुत काम है, दिमाग नहीं काम मेरा, सर नहीं काम मेरा। तो अब सेल्स वाले ने बोला, यार ये कर ले, ये तुझसे रह जाएगी। फाइनेंस वाले ने बोला, तू छोड़ दे, मैं इसको कर दूंगा। अब हुआ क्या सर, अब ये फाइनेंस वाला क्लोजिंग इसको करते करते, इस बेचारे पे इतना काम है, इसको कितना टाइम हो गया सर, क्लोजिंग करते करते इसको टाइम हो जाएगा कोई, लेट सपोज जनवरी की 2 तारीख, जनवरी की 2 तारीख, जनवरी 2 2021। तो सर अब मुझे ये बताओ, क्या जनवरी कंपनी के ऑपरेशन तो चलते होंगे, क्या जनवरी 1 को सेल नहीं हुई होगी, सर हुई होगी जनवरी 1 को सेल। क्या जनवरी 2 को सेल नहीं हुई होगी, सर बिल्कुल हुई होगी सेल। तो जनवरी से 1 और 2 की सेल को भी सेल्स डिपार्टमेंट वाले ने नहीं बताया होगा फाइनेंस वाले को कि भाईजान जनवरी 1 और 2 की जो सेल है वो भी रिकॉर्ड कर दे। लेट सपोज जनवरी 1 और 2 को जो सेल हुई, वो सेल हुई कोई 5 6 7, ये तीनों मिला के किसकी सेल है, जनवरी 1 2 की, ठीक है ना। अब सर हुआ क्या, सर आप कहना क्या चाहते हैं, सर अब बात सुने, ये जनवरी 1 2 3 4 ये कौन से अकाउंटिंग पीरियड की, कौन से अकाउंटिंग पीरियड की सेल है, सर ये मेरे अकाउंटिंग पीरियड की सेल है 1 जनवरी 2020 से लेके 31 दिसंबर 2020 तक। तो ये इस अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये इस डेट को हुई है। सर ये जो सेल है मेरी जनवरी 1 और जनवरी 2 2021 वाली, ये कौन से अकाउंटिंग पीरियड की सेल है, सर ये है जनवरी 1 2021 से लेके 31 दिसंबर 2021 की सेल। तो ये इस अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड होनी चाहिए। अब होगा क्या, क्लोजिंग हो रही होगी इस तारीख पे, इस तारीख पे इसका काम हो रहा होगा, इस डेट का, ठीक है ना, लेजर्स क्लोज हो रहे होंगे, ये भी एंट्री करनी है, ये भी एंट्री करनी है, ठीक है ना, और ये भी एंट्री करने हैं अपने अकाउंटिंग पीरियड में, ठीक है ना। जी सर, स्क्रीन शो लपेट दे सर। हाँ हाँ कर देता हूँ, मैं स्क्रीन शो कर देता हूँ। अब शो हो रही है, अब शो हो रही है सर। सर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ इसको, यहाँ पे सुने सर, कोई मसले वाली बात नहीं। अब देखें सर, ये दिसंबर 31 की सेल हुई 1 2 3 4, ये दिसंबर 31 की सेल हुई 1 2 3 4, ये किसकी सेल हुई, दिसंबर 31 की। ये किसने
ये किसने सेल की होगी सर? सेल्स डिपार्टमेंट वाले ने। सेल्स डिपार्टमेंट वाले ने आके फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले को बताया, फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले ये जो मैंने सेल की है 1 2 3 4 ये रिकॉर्ड कर दे। फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले ने बोला यार अभी रिकॉर्ड नहीं कर सकता, अभी बहुत काम है, इसको कर दूंगा, बाद में कर दूंगा मैं। सेल्स वाले ने बोला ठीक है। सर फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले बेचारे पे इतना काम होता है कि आज तारीख है दिसंबर 31, उसकी जो बैलेंस शीट को क्लोज करते करते, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्लोज करते करते, लेजर्स के बैलेंस सीडी क्लोजिंग करते करते उसको बेचारे को टाइम हो जाता है कोई जनवरी 1 इससे भी ज्यादा हो जाता है। नॉर्मली एग्जांपल मैं आपको ये दे रहा हूँ, जनवरी 2 हो गई उसको, लेकिन उसको ये याद था मुझे ना 1 2 3 4 ये सेल रिकॉर्ड करनी है, ठीक है ना। अब सर क्या इस दौरान, आज क्या तारीख है? जनवरी 2, क्या इस दौरान कंपनी के ऑपरेशन बंद हो गए? नहीं सर, बिल्कुल नहीं बंद होंगे। तो सर क्या ये कंपनी ने ये वाली सेल नहीं की होगी? ये जनवरी 1 को सेल नहीं की होगी? नहीं सर, बिल्कुल की होगी। क्या कंपनी ने जनवरी 2 को सेल नहीं की होगी? नहीं सर, बिल्कुल की होगी कंपनी ने सेल, ठीक है ना। लेट सपोज जनवरी 1 को कंपनी ने सेल की एटम 5 की, एटम 6 की, एटम 7 की, ठीक है। अब सर मैं आपसे पूछता हूं, ये सेल 1 2 3 4 इनको कब रिकॉर्ड हो जाना चाहिए? सर इनको रिकॉर्ड होना चाहिए 1 जनवरी 2020 से लेके 31 दिसंबर 2020 तक, इस अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड होना चाहिए। सर ये जो सेल है 5 6 7 इनको कौन से अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड होना चाहिए? सर इनको अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड होना चाहिए जनवरी 1 2021 से लेके 31 दिसंबर 2021 तक। सही है मेरे भाइयों। अब सर बात ये है, अब बात ये, यहां तक बात समझ में आ रही है? यहां तक बात समझ में आ रही है? कोई भी चीज यहां तक नहीं समझ में आई है तो बताओ। फराज समझ में आ रहा है या दोबारा बताऊं फिर? सही है ना, चलें ठीक है। सर अब सीन ये है, ये सेल रिकॉर्ड करनी है 1 2 3 4 फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले को। अब टोटल सेल्स कितनी रिकॉर्ड करनी है? जनवरी 2 आ गई है, क्लोजिंग करनी है, तो टोटल सेल्स कितनी रिकॉर्ड करनी है? सर 1 2 3 4 5 6 7। सर ये 4 करनी है 31 दिसंबर की डेट को 2020, और ये 5 करनी है सर, ये कब करनी है 5? ये करनी है सर 1 जनवरी, 1 एंड 2 जनवरी 2021 को। अब सर होता क्या है, जब ये सेल वाला उसको देके जाता है, ठीक है ना, अब सर उस बेचारे पे, फाइनेंस वाले पे इतना जल्दी जल्दी में काम होता है, तो सर ऑडिटर के नजदीक ये हो जाता है कि यार कहीं ऐसा नहीं हो सकता उससे, अब ये रिकॉर्ड कब कर रहा है? ये सर रिकॉर्ड कर रहा है 2 जनवरी को। कहीं ऐसा नहीं हो सकता ये 2 जनवरी को सारी सेल्स रिकॉर्ड कर रहे, कहीं ऐसा नहीं हो सकता सर कि ये दो वाली सेल जो हो, जो कि रिकॉर्ड होनी चाहिए थी 31 दिसंबर को और रिकॉर्ड हो गई 2021 में, रिकॉर्ड होनी चाहिए थी 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर को रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, हो गई कब? सर 2021 के अंदर। तो इसका मतलब सेल मेरी कम हो गई, सेल मेरी कम हो गई। सर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये 1 2 3 4 तो 31 दिसंबर 2020 की सेल थी, मान लिया, क्या ऐसा नहीं हो सकता ये जो 5 6 सेल थी, 5 6 आइटम की सेल थी, ये रिकॉर्ड होनी चाहिए थी 2021 में और रिकॉर्ड हो गई गलती में सर 2020 में? क्या ऐसा नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है सर, क्योंकि रिकॉर्डिंग इस तारीख को हो रही है तो गलती हो सकती है। तो सर इससे क्या नुकसान होगा? सर सेल बढ़ जाएगी, सेल बढ़ जाएगी। तो सर कट ऑफ का मकसद क्या है? सर कट ऑफ का मकसद है कि जिस अकाउंटिंग पीरियड की ट्रांजैक्शन है उस अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड नहीं हो पाई, देयर मे बी अ रिस्क दैट सेल माइट नॉट हैव बीन रिकॉर्डेड इन करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड। सर ये 3 4 किस अकाउंटिंग पीरियड की ट्रांजैक्शन थी? सर 2020 अकाउंटिंग की,
ये रिकॉर्ड किस में हो गई? 2021 अकाउंटिंग पीरियड में। सर ये 5 और 6 किस अकाउंटिंग पीरियड की ट्रांजेक्शन थी? सर 2021 की ट्रांजेक्शन थी। सर रिकॉर्ड कब हो गई? सर 2020 में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गई। तो सर ये मुझे कट ऑफ का मसला कब हो रहा होता है? सर ईयर एंड पे, ईयर एंड की ट्रांजेक्शन, ईयर एंड की ट्रांजेक्शन्स पे मुझे कट ऑफ का मसला होता है कि नॉर्मली प्रेशर इतना होता है कि जिस अकाउंटिंग पीरियड की ट्रांजेक्शन होती हैं वहां रिकॉर्ड नहीं हो पाती हैं, अगले अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड हो जाती हैं। ठीक है ना? और अगले अकाउंटिंग पीरियड की मेरे वाले अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड हो जाती है। ये सब क्यों होता है? सर इस क्लोजिंग के प्रेशर में, सर इस क्लोजिंग के प्रेशर में, ये क्लोजिंग का प्रेशर, क्लोजिंग अगले साल चली जाती है, तो इस वजह से सर। लेकिन इसको चेक करने के लिए मैं क्या करता हूं? अब इस कट ऑफ के रिस्क को खत्म करने के लिए, कट ऑफ का रिस्क समझ में आया? कट ऑफ का रिस्क समझ में आया? बताओ, सब जवाब दो, सब ओके का जवाब दो अगर समझ में आया है तो मुझे यार सेटिस्फेक्शन हो जाए। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब मेरी बात सुने। अब इस कट ऑफ के मसले को खत्म करने के लिए मैं क्या करता हूँ? मैं ये करता हूँ कि कट ऑफ, मुझे रिस्क है ना भाईजान के सेल के अंदर गलत ट्रांजैक्शन ना रिकॉर्ड हो गई हो अगले साल की 2021 की ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शन हमारे पीरियड एंड से परटेन नहीं करती है, जो ट्रांजैक्शन हमारे पीरियड एंड से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो हमारे पास रिकॉर्ड हो गई है। और जिस ट्रांजैक्शन का हमारे पास ताल्लुक है वो अगले अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड हो गई है। तो इस चीज को खत्म करने के लिए मैं क्या प्रोसीजर करता हूँ? मैं ये करता हूँ कि ये कब रिस्क होने का चांस होता है? ईयर एंड में। मैं सेल के लेजर में, सेल का लेजर 2020 का भी उठाता हूँ, सेल का लेजर 2021 का भी उठाता हूँ। मेरा ऑडिट वाला साल कौन सा है? 2020। मैं सेल के अंदर 2020 में सर लास्ट 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 जो सेल, 5 या 10 सेल की ट्रांजेक्शन ले लेता हूँ। लास्ट 5 या 10 सेल की ट्रांजेक्शन ले लेता हूँ लेजर के अंदर से, लेजर के अंदर से। और सर सेल 2021 में से, सेल 2021 के लेजर में से शुरू वाली, स्टार्टिंग वाली 5 या 10 ट्रांजेक्शन, 5 या 10 सेल ले लेता हूं। अब उनको क्या करता हूं? अब ये कितनी टोटल ट्रांजेक्शन हो गई सर? 10 या 20? 10 इसकी हो गई, 10 इसकी हो गई। ठीक है ना? अब इन ट्रांजेक्शन की सबकी मैं वेरिफिकेशन करता हूँ, इनवॉइस निकलवाता हूँ। इनवॉइस निकलवाता हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि इनवॉइस पे डेट कौन सी है, कौन से डेट पे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो गई, कौन से डेट पे सेल मैंने पूरी कर दी। ठीक है ना? तो जिस डेट पे सेल मैंने पूरी कर दी उस हिसाब से उस अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड होना चाहिए। लेट सपोज इसके अंदर एक ट्रांजेक्शन, मुझे 10 में से एक ऐसी ट्रांजेक्शन मिली जिसकी डेट थी 31 दिसंबर, तो मैं क्या करूंगा? इसमें से निकाल के इसमें रिकॉर्ड करवा, बोलूंगा भाईजान इसमें रिकॉर्ड कर रहे हो तो ठीक है, नहीं कर रहे तो ये गलती है, इसका जो है ना पॉइंट जाएगा। लेट सपोज इसके अंदर ऐसी कोई ट्रांजेक्शन थी जिसकी डेट थी कोई 1 जनवरी, तो मैं बोलूंगा भाईजान ये यहाँ से बिलोंग करती है, यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हो तो ठीक है, वरना मैं क्या करूंगा? इसका पॉइंट डालूंगा। ठीक है सर, कट ऑफ का रिस्क है, लाजमी तो किसी भी चीज में नहीं है सर। कट ऑफ में लाजमी है कि जिस पीरियड के सेल है वो अगले पीरियड में रिकॉर्ड हो। सर कट ऑफ रिस्क है कि भाईजान ये मेरा, ये सारी जो भी अदर्शन मैंने बताई है, देखें ऑडिट क्या होता है? ऑडिट के अंदर ये होता है कि इसके अंदर ये गलती हो सकती है, गलतियां हो सकती हैं। ठीक है ना? तो उन गलतियों को चेक करने के लिए मैं ऑडिट प्रोसीड करता हूं। अब ये लाजमी नहीं होता, मैनेजमेंट ने हो सकता है नहीं की हो, लेकिन आपको कैसे पता लगेगा? जब चेक करोगे तो पता लगेगा ना। उससे पहले, चेक करने से पहले आप क्या सोचोगे? रिस्क, यार ये रिस्क ना, ये हो सकता है। ठीक है ना? तो इस रिस्क को, ये बिल्कुल रिस्क हो सकता है, ये गलती होने का चांस है। आप बताओ गलती होने का चांस नहीं है? ये गलतियां, ये जो सारी चीजें बताई हैं, क्या ये गलतियां होने के चांसेस नहीं है? सर बिल्कुल है, गलतियां होने के चांसेस। तो इनको चेक करने के लिए
मैं क्या करता हूँ, ऑडिट प्रोसीजर करता हूँ। सर ये सारी चीजें याद हो रही हैं? मेरे हैंड आउट का पेज नंबर 9 है ये। रिकॉर्डिंग चल रही है ना? हाँ चल रही है, चल रही है। सर इसको पढ़ें, पेज नंबर 9 से लेके कहां तक पढ़ेंगे? सर नीचे आखिर तक, बिल्कुल आखिर तक। तो आप जो है ना प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर की असर्जन भी कवर कर लेंगे। पेज नंबर 9 से लेके पेज नंबर 10 तक इसको पढ़ें, तो फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको रीड करवाता हूं। आपके पास सर 10 मिनट है, 11:37 मिनट है, 11:33 हो रहे हैं, 11:40 पे मैं इसको स्टार्ट कर दूंगा। आ जाए सर, रीड कर लेते हैं। असर्जन्स, हाँ हाँ पढ़ लेता हूँ, पूरा पढ़ लेता हूँ। Assertions, financial statement are classified into different types of assertions in ISAs. ISA require auditor to obtain evidence for every assertion. ठीक है? Assertion, management assertion, financial statement assertion. Assertions are representation by management, explicit or otherwise, that are embedded in the financial statement. These are used by auditor to consider different types of misstatement that may occur and to obtain evidence supporting these assertions. ठीक है? There are 3 types categories of adjustment. That is, ये भी मैंने बता दिया, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंसेस और प्रेजेंटेशन। सर उसके बाद अब आती है बात मिस स्टेटमेंट, पॉसिबली इनकम स्टेटमेंट। सर रिकॉर्डिंग फेक, what to verify to detect such in statement occurrence, all transaction even that have been recorded have actually occurred and pertain to the entity. In other words, there is no our statement. Omitting genuine transaction, completeness, all transaction and even that should have been recorded, completely recorded हो चुकी हैं। Recording transaction without round amount, accuracy, amounts and other data related to transaction even have been recorded appropriately. सर इनके रिस्क इनके अगेंस्ट क्या होगा? ये तो उन्होंने सीधा सीधा लिखा हुआ ना, रिस्क ये होगा, इनका उलट लिख लो तो रिस्क बन जाता है। होना ये चाहिए था जो कि नहीं हुआ होगा, यकीनन यकीनन नहीं हुआ होगा, हो सकता है नहीं हुआ हो। आपने ना प्रोफेशनल स्किप्टिसिज्म एक्सरसाइज करना है, ऐसा नहीं हुआ होगा। ठीक है ना? क्लासिफिकेशन, transaction and event have been recorded in the proper accounts, transaction event have not might been recorded in the proper accounts. Cut off, transaction and event have been recorded in the correct accounting period, might not have been recorded in the correct accounting period. Assertion about account balance at period end, ठीक है ना? एग्जिस्टेंस पे आ जाओ, रिकॉर्डेड एसेट लायबिलिटीज एंड एक्चुअली एग्जिस्ट, एक्चुअल में एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं रियल लाइफ में? जो पेपर पे है वो क्या रियल में है? कंप्लीटनेस, सारी चीजें कंप्लीटली रिकॉर्डेड हैं। वैल्यूएशन अलोकेशन, ठीक है ना? एसेट लायबिलिटी इक्विटी आर इंक्लूड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट अप्रोप्रिएट अमाउंट्स, एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू द वैल्यूएशन अलोकेशन, ये वो वाली बात, रिवैल्यूएशन वाली, इम्पेयरमेंट वाली, सर उसके साथ साथ प्रोविजन वाली। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, entity holds or control the right to asset and liability or obligation of entity. मतलब जो चीज एसेट है इन्होंने रिकॉर्ड किया, वाकई इन पे इनका हक है कि नहीं? जो लाइबिलिटी है वाकई वो इनकी जिम्मेदारी है कि नहीं? Similarly, following assertion are used to obtain evidence that notes to the accounts are free from material misses. Notes to accounts के लिए है। अब ये ना मिल के आ रही होती है, occurrence and rights and obligation. Disclose even transaction other matter have occurred and relate to entity. जो disclosure require आपने डिस्क्लोज किया है, क्या वो वाकई? डिस्क्लोजर के अंदर क्या होता है? साल भर की ट्रांजेक्शन, ठीक है ना? जो आपने दिखाई है वो वाकई क्या साल में हुई भी हैं कि नहीं हुई, अकर हुई भी हैं कि नहीं हुई? आसान अल्फाज में अकर हुई हैं, और इन पे एंटिटी का हक भी है या जिम्मेदारी भी है। अगर एसेट है तो हक, अगर लायबिलिटी है तो ऑब्लिगेशन। कंप्लीटनेस, सारी ट्रांजेक्शन, सारे डिस्क्लोजर सही तरीके से रिकॉर्डेड हैं। डिस्क्लोजर के अंदर सारी ट्रांजेक्शन कंप्लीटली रिकॉर्डेड हैं, कोई भी मिस नहीं है। एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन, डिस्क्लोजर के अंदर सारी अमाउंट्स सही दिखाई गई हैं, एक्यूरेट दिखाई गई हैं, किसी में गलती नहीं है। ठीक है ना? रिस्क क्या होगा? गलती के होने चांसेस हैं, डिस्क्लोजर गलत बना होगा, एक्यूरेटली नहीं बना होगा, वैल्यू सही से नहीं हुआ होगा। क्लासिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी, जो चीज जिस डिस्क्लोजर से बिलोंग करती है वो उसके अंदर रिकॉर्ड होनी चाहिए। ठीक है ना? अब सर आ जाए पास पेपर पे। अब मेरा बच क्या गया?
अब मेरा बच क्या गया, चलें ये भी खत्म कर लेते हैं, ये भी आज पढ़ के ना खत्म कर लेते हैं। फेजेस ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस जो है मैं कहाँ कहाँ पे ऑब्टेन करता हूँ, ठीक है ना। ऑडिट एविडेंस में ऑब्टेन करता हूँ 3 जगहों पे, एक रिस्क असेसमेंट पे, एक टेस्ट ऑफ कंट्रोल पे, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। जब भी मैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करूंगा, रिस्क असेसमेंट क्या होता है, मैं सर सबसे पहले ऑडिट पे जाता हूँ तो मैं चेक क्लाइंट के बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग लेता हूँ कि तुम क्या करते हो, तुम्हारा क्या कारोबार है, तुम्हारे पास सेल होती है तो किस तरीके से होती है, पूरा प्रोसेस बताओ। तुम्हारे पास परचेज होती है तो किस तरीके से होती है, तुम्हारी इस साल में सेल इतनी हुई है, लास्ट ईयर में सेल इतनी हुई है, रीजन फॉर इंक्रीज या डिक्रीज, एनालिटिकल प्रोसीजर करता हूँ। तो ये चीजें करके मैं क्लाइंट का रिस्क आइडेंटिफाई करता हूँ कि इसमें ना कौन सी गलती के चांसेस हो सकते हैं, इसके अंदर कौन सी गलती के चांसेस, इसके अंदर कौन सी गलती के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज करके मैं रिस्क असेसमेंट करके रिस्क को क्या करता हूँ, सोच रहा होता हूँ कि इस हेड में कौन सी गलती के चांस, फिर मैं करता हूँ टेस्ट ऑफ कंट्रोल और फिर मैं करता हूँ सब्सटेंटिव प्रोसीजर। सबसे पहले रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट के लिए क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ती है। जब चीजों को समझूंगा, पढ़ूंगा, कारोबार किस तरीके से चल रहा है, जब भी मैं उसमें से गलतियां निकाल पाऊंगा ना। अगर चीजों को पढ़ूंगा ही नहीं, समझूंगा ही नहीं, तो गलतियां कैसे निकालूंगा, ठीक है ना। अब सर टीओसी, सब्सटेंटिव, इन तीनों को करने के लिए, टीओसी सब्सटेंटिव बता दिया था, इन तीनों को करने के लिए ऑडिट प्रोसीजर की जरूरत होती है। तो सर ये रिस्क असेसमेंट पढ़ लोगे, ठीक है ना, और ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल पढ़ लोगे, खुद से रीड कर लोगे, और सब्सटेंटिव प्रोसीजर पढ़ लोगे, तो ये आपका हैंड आउट खत्म हो जाएगा। मैं आज की क्लास यहीं तक रखता हूँ क्योंकि अगली क्लास फिर आप लोगों की होने वाली है